तो यूँ मान के चलो कि लिखने की जो थी आदत वो बचपन से ही थी। और उसके बाद मैं, चूँकि मेरे पिताजी एक गरीब किसान थे, तो मैं पिताजी के ही चाय की दुकान थी, उस चाय की दुकान पे बैठने लगा और मेरी पढ़ाई उस समय बंद हो गई। तो मैंने लिखना चालू किया, तो उसका नतीजा ये रहा कि उस दिन अस्पताल के दूसरे दिन जैसे वो अखबार मार्केट में आया, तो लोकल अखबार था टोंक जिले का दैनिक खामोश, तो वहाँ के डॉक्टर इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने ये मान लिया है कि बस इस व्यक्ति को तो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। उस दिन मुझे काफ़ी हीन भावना सी महसूस हुई। मुझे लगा कि यार ये पत्रकारिता में लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि साहब ये इससे अधिकारियों में ये होता है और आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रहे हो, ये तो मेरी गिरबान में हाथ डाल रहे हैं, सच लिखना ही गुनाह हो जाएगा। उसके बाद एक जुनून हुआ है कि कुछ भी हो, इस डॉक्टर के खिलाफ मुझे लिखना पड़ेगा। अस्पताल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और मैं एक मुफ्त अस्पताल के पीछे पड़ गया। तो कप्तान साहब स्वतंत्रता सेनानी थे और वो जब भी आया करते तो उन्होंने उस एजेंट से कहा, यार ये राजकुमार करनानी कौन है? तो उन्होंने कहा ये तो अपना ही बच्चा है जो एजेंट थे। उस खबर को मैंने छापा और वो बाई नेम मेरी लाइफ की पहली स्टोरी थी। वो शायद 89 या 90 का मामला होगा। उसके दरमियान एसपी, कलेक्टर सहित पूरा प्रशासन हड़कंप मच गया। आज भी प्रिंट मीडिया में छपी हुई खबर पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस दौर में भी। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। स्वर्ण खबर के इस खास कार्यक्रम संघर्षों से भरी कहानी में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में है टोंक जिले की शान और नवज्योति के ब्यूरो चीफ, जिनका संघर्ष रहा पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर, और आज हम जानेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में ये कैसे आए। करनानी जी जिनका नाम है, आज जानते हैं इनके संघर्षता की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर, कैसा रहा आपका पत्रकारिता में आने का सफ़र और स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मैं मूल रूप से निवाई कस्बे का रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग भी वहीं से रही। मैं हायर सेकेंडरी पास करने के बाद चूँकि स्कूल में समाचार बोला करता था और वहाँ कक्षा प्रतिनिधि की हैसियत से रहता था, तो शुरू से ही पत्रकारिता या पत्र पत्रिकाओं में समाचार प्रकाशन करना या आपकी बात जो होती थी या आपकी समस्याएं क्या हैं उनको लेकर लिखा करता था। और वो आपकी बात में और आपकी समस्याओं पे लगातार प्रकाशित होती थी वो। तो जब प्रकाशित होती थी तो मेरे हौसले बुलंद होते थे। और स्कूल के दरमियान जब मैं छात्र राजनीति में भी घुस गया था, छात्र राजनीति में छात्रों की समस्याओं को लेकर कई मुद्दों पे बात करता था। उस समय राजस्थान पत्रिका में बाल पत्रिका निकलने लगी थी। लोटपोट में भी बालकों के लिए अलग से पन्ना हुआ करता था, तो मैं उनमें अपने फ़ोटोग्राफ्स, अपने समाचार, अपनी समस्याएं, अपने वहाँ की मूलभूत समस्याएं शहर की, उनमें लिखा करता था। तो यूँ मान के चलो कि लिखने की जो थी आदत वो बचपन से ही थी। और उसके बाद मैं, चूँकि मेरे पिताजी एक गरीब किसान थे, तो मैं पिताजी के ही चाय की दुकान थी, उस चाय की दुकान पे बैठने लगा और मेरी पढ़ाई उस समय बंद हो गई। लेकिन सन 1985 में मेरे एक मित्र के अस्पताल में भर्ती था और हम उससे मिलने गए, तो उनसे मिलने ही कोई सज्जन आए थे और उन्होंने ये कहा कि यार आप में से एक व्यक्ति पत्रकार बन जाओ, अस्पताल की समस्याओं को लेके आप इस मुद्दे को लिख सकते हो। क्योंकि लेखन कला मेरे बचपन में ही थी, तो मैंने लिखना चालू किया, तो उसका नतीजा ये रहा कि उस दिन अस्पताल के दूसरे दिन जैसे वो अखबार मार्केट में आया, तो लोकल अखबार था टोंक जिले का दैनिक खामोश, तो वहाँ के डॉक्टर इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने ये मान लिया है कि बस इस व्यक्ति को तो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। ये कुछ ही दिनों बाद जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं अस्पताल में दिखाने गया, तो अच्छा ये है राजकुमार करनानी। तो मुझसे पहले तो फीस मांगी गई कि साहब 50 रुपये दो, और उसके बाद में दवाइयाँ लिख दी गई 100-150 रुपये की। ये एहसास कराया गया कि आप अगर हमारे खिलाफ़ बोलोगे तो उसका नतीजा यही रहेगा। उस दिन मुझे काफ़ी हीन भावना सी महसूस हुई। मुझे लगा कि यार ये पत्रकारिता में लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि साहब ये इससे अधिकारियों में ये होता है और आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रहे हो, ये तो मेरी गिरबान में हाथ डाल रहे हैं, सच लिखना ही गुनाह हो जाएगा।
उसके बाद एक जुनून हुआ है कि कुछ भी हो इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ मुझे लिखना पड़ेगा। अस्पताल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और मैं एक मुफ्त अस्पताल के पीछे पड़ गया। नतीजा ये रहा कि अस्पताल के साथ अन्य समस्याएं भी आने लगी। सन 1986 में मैं दैनिक नवज्योति में, चूँकि उस समय लिखा करता था जब स्टूडेंट लाइफ में था, 86 में मैं दैनिक नवज्योति में कप्तान साहब वहाँ आए हुए थे, वनस्थली विद्यापीठ, चूँकि मेरे निवाई के बहुत करीब है। तो वो कप्तान साहब स्वतंत्रता सेनानी थे और वो जब भी आया करते तो उन्होंने उस एजेंट से कहा, यार ये राजकुमार करनानी कौन है? तो उन्होंने कहा ये तो अपना ही बच्चा है। जो एजेंट थे, वो एजेंट की भी पान की दुकान थी। उन्होंने कहा अपना ही लड़का है और अच्छा लड़का है। क्योंकि सामने हायर सेकेंडरी स्कूल थी तो मैं छात्र राजनीति किया करता था, तो उनके मेरे संस्कारों में ये था कि अपने से बड़े का सम्मान करना और अपने से छोटे द्वारा किए जा रहे सम्मान की रक्षा करना। कप्तान साहब मेरे यहाँ आए और मुझे उन्होंने बुला के कहा, यार तू बहुत अच्छा लिखता है, तू पत्रकार बन जा, नवज्योति का हम आपको संवाददाता बना देते। पैसे की कोई मुद्दा नहीं था और पैसा कोई महत्वपूर्ण चीज़ भी नहीं थी, क्योंकि मेरे दुकान थी चाय की, और चाय की दुकान से इतना जितना घर का खर्चा तो चलता ही था, पूरे परिवार को तो हम संभालते ही थे। उसके अलावा अगर जेब खर्चे के लिए हमें ज़रूरत पड़ती थी तो हम उसमें से निकाल लेते। 10-20 रुपये ज़्यादा खर्च होते थे, कोई विषय नहीं होता था। पढ़ाई मेरी छूट चुकी थी। तो सन 1986 से मैं नवज्योति में जुड़ा, और नवज्योति में जुड़ा तो मेरी लिखने की जो सिस्टम चला वो लिखता रहा। 89 में जब टोंक में कर्फ्यू लगा तो चूँकि मेरा जो 4 साल 5 साल का जो कार्यकाल नवज्योति वालों ने देखा, उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका पास PRO लेकर आपको पेट्रोल पंप पे, बनास नदी के पेट्रोल पंप पे मिलेगा और आज से टोंक संभालेंगे। मैंने कहा सर मैं निवाई छोड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं आप प्रयास करो। तो मैं टोंक केवल कॉलेज के टाइम में एग्ज़ाम देने आया करता था। टोंक के मामले में काफ़ी दहशत भी रहती थी, हमारे घर वाले भी इसलिए नहीं छोड़ते थे कि टोंक में आए दिन आपसी सौहार्द बिगड़ता था, तनाव की स्थितियाँ बनती थी। लेकिन ईश्वर का नाम लिया और हम यहाँ पहुँचे। यहाँ PRO ने हमें पास दिया। पास देने के बाद मैं नवज्योति में यहाँ टोंक से जुड़ गया 89 से। उसके बाद एक खबर चली कि पाकिस्तान के कुछ एजेंट यहाँ आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए आए हुए हैं। और टोंक चूँकि एक वैसे तो देश का लखनऊ माना जाता है, लेकिन वो एक बाबू खां कसाई थे जो बकरों की खरीद के नाम से आए थे, और वो खबर मेरे पास आई। उस खबर को मैंने छापा और वो बाई नेम मेरी लाइफ की पहली स्टोरी थी। वो शायद 89 या 90 का मामला होगा। उसके दरमियान SP, कलेक्टर सहित पूरा प्रशासन हड़कंप मच गया और स्थिति ये हुई कि वो बाबू कसाई तो आके चला गया, लेकिन उससे कौन कौन टच में थे, क्या क्या टच में हुए। अब वहाँ अगर प्रशासन ने मेरे हिम्मत अफजाई की। उन्होंने कहा यार बहुत सही और तर्क वाली आप खबर लाए हो। हालांकि खबर लिखते समय मेरे हाथ पांव कांप रहे थे कि अपन इसका सबूत क्या दे पाएंगे, लेकिन चूंकि वो रिपोर्ट जो मेरे पास थी वो ऑलरेडी पुलिस की CID के पास भी पहुंच चुकी थी, तो उस खबर के बाद में मैंने थोड़ा सा मेरी हिम्मत अफजाई हुई। उसके बाद पत्रकारिता में जुड़ा रहा मैं। 90 के बाद में मैं टोंक में ही सारा व्यवस्था की और लगातार आज तक मैं दैनिक नवज्योति के ब्यूरो चीफ की हैसियत से यहाँ काम करता हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो पत्रकारिता के मामले में कहा जाता है कि दीनहीन गरीब पीड़ित व्यक्ति को अगर कलम के सहारे हम न्याय दिलवा सकते हैं, तो मेरा प्रयास हमेशा यही रहा कि मेरी कलम से लिखी हुई जो लाइनें होती है तो वो प्रशासन की नॉलेज तक पहुँचे और उसकी समस्या का समाधान हो। एक गांव में छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने का भी संकल्प हमने लिया कि जैसे कोई कलाकार हैं, कोई बहुत बड़ी कला है या कोई सिस्टम है। तीसरा मेरा ये ध्यान रहा है कि टोंक जिला चूँकि मेरी अपनी जिला है, अपनी जन्मभूमि है, अपनी भूमि है, अपनी कर्मशील भूमि है, तो यहाँ की जो भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, ऐतिहासिक स्थल है, उनको हम भारत के नक्शे पे कैसे लाएं। तो टोंक का नमदा आया हो, टोंक की जामा मस्जिद आई हो, टोंक का काफला बाज़ार की क्या ख़ास बात है उसको देखा। और ये टोंक के कल्चर को हमने दुनिया में फैलाने के लिए जितना भी हमसे प्रयास हुआ, हम सुनहरी कोठी हुई, अरबी फ़ारसी शोध संस्थान हुआ, यहाँ जब भी कोई ऐसी प्रयास रहे तो हमने ये प्रयास किया कि अपनी कलम से अपन इसको आगे बढ़ाएं।
जैसे टोंक का किसी ज़माने में तरबूज खरबूज पूरे हिंदुस्तान में अपना महत्व रखता था, तो हमने उस पर भी फोकस रखा। कई बार ये होती थी कि टोंक की लाल मिर्ची वो देश में अपनी अलग पहचान कैसे रखे, और चूँकि राजस्थान में वो पहचान थी तो हमने टोंक की मिर्ची को भी कई बार प्रदर्शित किया। टोंक एक नवाबी रियासत है और गंगा जमनी संस्कृति का जीता जागता उदाहरण अगर टोंक में देखना है कहीं तो वो उसमें टोंक भी है। टोंक हमारी आबो हवा है या संस्कृति की स्थिति है, तो हमने उन चीज़ों को नब्ज को टटोला और उनको परोस कर हमने रखा। हमने प्रयास ये किया जैसे आवा का दड़ा हुआ, या अपने नटवाड़ा में मंदिर है उसकी जो आखा तीज पर वहाँ पक्षी बैठता है और वो डिसीजन लेते हैं कि हमारा ये साल कैसा गुजरेगा। आवा का दड़ा ये तय करता है गोल में कि इस साल हमारी स्थिति क्या होगी। उन सारी चीज़ों को हमने प्रदर्शित किया। सर, आपकी उच्च शिक्षा और राजनीतिक करियर किस तरह से आप देखते हैं आपका? जब मैं 2005 में पहली बार निभाई, में लोगों ने कहा कि साहब आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कहा हम राजनीति से परे हटते हैं, क्योंकि पत्रकारिता और राजनीति ये अलग अलग क्षेत्र होते हैं। पत्रकारिता करने वाला सही ढंग से राजनीति नहीं कर सकता और राजनीति करने वाला ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं कर सकता। एक चुनौती थी हमारे सामने। 2005 में मैंने पहला चुनाव लड़ा पार्षद का नगर पालिका निवासी से, और जितने भी घर वाले थे जो उस वार्ड में रहते थे वो सारे के सारे आ गए, कुछ नहीं इस बार आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मैं पत्रकारिता के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा, और पत्रकारिता के साथ अगर मैं न्याय करूँगा तो फिर मैं राजनीति में न्याय नहीं कर पाऊँगा। तो जब मैं पहली बार पार्षद बना तो मैंने कहा यार ये 5 साल हमारे कैसे याददाश्त रहे, इसलिए हमने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में से बीए किया। जब 3 साल की बीए करने के बाद में फिर 2 साल और बच गए थे, तो हमने फिर तुरंत बीजेएमसी कर ली, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। भाई चूँकि बीए कर लिया तो आपको पत्रकारिता का जो कर रहे हैं उसका भी डिग्री लेने से उससे और भी ज्ञान प्राप्त करेंगे अपन। फिर कुछ स्थिति ऐसी बनी कि दोबारा फिर मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। दोबारा फिर चुनाव जब जीते तो फिर वो याददाश्त रखने के लिए हमने फिर एमजेएमसी कर ली। अब एमजेएमसी 2 साल की करने के बाद में फिर हमारे पास 3 साल बच के तो हमने एलएलबी कर ली। एलएलबी करने के बाद फिर तीसरी बार चुनाव लड़ना पड़ गया हमें। तीसरी बार फिर हमें उसको याददाश्त रखने के लिए हमने एलएलबी कर ली, एलएलएम कर ली। फिर चौथी बार चुनाव लड़ा, फिर चुनाव जीत गए, तो फिर चुनाव की ये पोजीशन रही, तो हमने पीएचडी कर ली जर्नलिज्म ऑफ लॉ में। उसके अलावा डीएनवाईएस कर ली प्राकृतिक चिकित्सा में। तो पढ़ाई का और राजनीति का सिस्टम ये रहा। राजनीति में हमने कभी भी खुल के नहीं किया। हम विशेष तौर से ये देखते हैं जो न्यायोचित बात हो, जैसे पत्रकारिता में हम बात करते हैं वैसे ही हम बात करते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता हो, किसी भी बात। हम कांग्रेस से जब थे तो और कांग्रेस के नेता ने अगर कोई गलत काम किया तो हमने उनका विरोध किया पत्रकारिता के क्षेत्र में रह के। बीजेपी में रहे तो बीजेपी का अगर किसी ने गलत किया तो हम पत्रकारिता के माध्यम से उनके विरोध में रहे। हमारा राजनीति हमारा ध्येय नहीं होता, और हमारा ध्येय केवल मात्र ये है कि हम समाज जो हम पे निगाह डाल के हुए हो तो हम उनको उनकी नब्ज के अनुरूप, उनके सिस्टम के अनुरूप हम उनको क्या परोस रहे हैं, और हम जो परोस रहे हैं वो उनके गले उतरे और वो खरी बात हो, उनको न्याय मिले, यही हमारा ध्येय है। तो करणानी जी, आज के जो युवा हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं? देखो, एक प्रमुख पत्रकार और देश का प्रमुख पत्रकार विनीत नारायण, उनको मैंने खूब पढ़ा है। हमारी नई जनरेशन के जो पत्रकार हैं उनको सीनियर पत्रकारों से, जैसे आर.के. करंजिया रहे, या कपूर चंद जी कुलिस साहब रहे, या अटल बिहारी वाजपेयी, इनको पढ़ना चाहिए। आज पत्रकारिता हर क्षेत्र में, ये तो माना जाता है कि हर क्षेत्र में पतन हुआ है। चाहे आज आप वकालत का सिस्टम देख लो, आप प्रशासनिक सिस्टम देख लो, आप पत्रकारिता का सिस्टम देख लो, आप या किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो ये तय है, ये हर क्षेत्र का पतन होता जा रहा है। पत्रकारिता को जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था, उस चौथे स्तंभ का धीरे धीरे बिल्कुल हालत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि कई लोग आज की कई स्थितियाँ जो हम देख रहे हैं। हमने पत्रकारिता का दौर किया था जब कंपोजिंग से चला करता था, उसके बाद में आप फैक्स से समाचार भेजने लगे थे, उसके बाद आज कंप्यूटराइज हो गया। जितनी जितनी हम प्रगति करते जा रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, उतना ही हम पत्रकारिता के क्षेत्र में पतन की तरफ भी जा रहे हैं। आज यूट्यूब का ज़माना आ गया, आज पत्रकारिता का प्रशिक्षण का अभाव रह गया। आज पत्रकारिता में क्या मूलभूत
आधार है उसका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा कि, और जो संस्थान के मालिक हैं वो समाज, हमारे नवज्योति की हम बात करें तो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे। उन्होंने पत्रकारिता इसलिए चलाई कि उनको देश की आज़ादी में अपना योगदान देना था। आज पत्रकारिता में स्थितियाँ ये बनती जा रही हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से विज्ञापन प्राप्त करना है, क्योंकि कंपटीशन इतनी हो गई, इतने हालात बिगड़ गए। तो हमारे पत्रकार जो भी युवा पीढ़ी है वो पत्रकारिता में अगर क्षेत्र में जाना चाहती है तो उनको अध्ययन करने की आवश्यकता है, उनको चिंतन करने की आवश्यकता है, समाज के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उनकी लिखी हुई जो कलम होती हैं वो लिखता एक है, उसको पढ़ने वाले लाखों हज़ारों होते हैं। और अब आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अगर 4 लाइनें भी लिखोगे तो 4 लाइनें भी आपकी दूर तक असर करेगी। आज भी प्रिंट मीडिया में छपी हुई खबर पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस दौर में भी, क्योंकि वो जो लिखी हुई होती है पंक्तियाँ वो एक नज़ीर बन जाती हैं कि साहब इस तारीख को ये समाचार से। पत्रकारिता के क्षेत्र कोई आसान चीज़ नहीं है। विनीत नारायण ने हमेशा लिखा है कि आज भी अगर पत्रकार सही मायने में दूध का दूध और पानी का पानी करने लग जाए तो कितनी बड़ा भी ताकतवर राजनेता हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, कितनी बड़ी बात हो, उनको झुकाने के लिए विवश कर देगा। विनीत नारायण को मैंने बहुत पढ़ा है। तो आज हम क्या करते हैं, हम जब कलेक्ट्रेट की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम अपने आप को इतना मान के चलते हैं कि हम तो दुनिया के सबसे बड़े हो, जबकि ऐसी नहीं होनी चाहिए। आदमी की जो स्थिति है उन परिस्थितियों के अनुरूप, जनता की भावनाओं के अनुरूप जो आज के हालात हैं उन हालातों पे लिखना चाहिए सबको, यही मैं कहना चाहूँगा। तो देखा आपने, ये थे राजकुमार करनानी जी, दैनिक नवज्योति के ब्यूरो चीफ। अगले वीडियो में अगली संघर्षता की कहानी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।